Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Here I am your biology lecturer आसिफ अवान. Dear students, पिछले लेक्चर में हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को फुली डिस्कस किया और अब आप लोगों को इस चीज का अंदाजा हो चुका होगा कि बायोलॉजी में सिस्टम से मुराद क्या है. ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हैं और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में तरतीब से जो ऑर्गन्स आते हैं उसमें फर्स्ट नोज है, देन फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, अल्वेलाई और अल्टीमेटली लंग्स आते हैं. नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि जब हम ब्रीथिंग करते हैं, इनहेलेशन करते हैं और एक्सहेलेशन करते हैं, सो एक्चुअली ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कंट्रोल कैसे होता है. सो टुडेस टॉपिक इज व्हाट, दैट इज द कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग. नाउ एज यू कैन सी कि इस टॉपिक के अंदर दो मेन वर्ड्स यूज हुए हैं. वन इज कॉल्ड एज कंट्रोल एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज ब्रीथिंग. कंट्रोल से मुराद ये है कि जो आप सांस लेते हैं और सांस को एक्सपायर करते हैं, एक्चुअली इसको कंट्रोल कर रहा होता है, इसको काबू में कर रहा होता है कौन? दैट इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम सीएनएस बोलते हैं. और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो मेन कंपोनेंट्स हैं, वन इज द ब्रेन एंड द सेकंड वन इज द स्पाइनल कॉर्ड. सो इट मींस योर इनहेलेशन, your exhalation is under the control of brain and spinal cord. The next part of this topic is what? That is the breathing. Now dear students, last lectures में भी हमने बात की so that you should know the difference between breathing and respiration. So actually breathing है क्या? Breathing is actually inhalation and exhalation. Inhalation of air and giving out of carbon dioxide is actually called as what? That is called as exhalation. Now dear students, if you look at the breathing, so breathing के जो control है वो actually दो तरीकों से होता है. एक को हम बोलते हैं, the first one can be summarized as what? That can be summarized as voluntary control. And the second one is what? The second one is involuntary control. Now dear students, as you can see in these two topics, you are now well familiar with the word control. Now, जो दूसरे लफ्ज हमारे पास आ रहे हैं, one is the voluntary and the second one is involuntary. Voluntary से मुराद वो एक्शंस जो कि एक इंसान अपनी मर्जी से परफॉर्म करता है, मतलब इंसान के पास इख्तियार है आया उसको परफॉर्म करे या ना करे. जबकि इनवॉलंटरी का मतलब ये होता है कि वो एक्शंस जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये हुआ कि इनवॉलंटरी कंट्रोल क्या है? ये एक्चुअली दिस इज टोटली ऑटोमेटिक एंड वी कैन ऑल्सो से दैट देयर इज no need of will. So it means इसमें आपकी मर्जी इंक्लूड नहीं है. So that is actually without will. However, voluntary में आपकी will आती है, आपकी चाहत आती है, आप एक काम करते हो या नहीं करते हो. Now dear students, अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रीथिंग जो है, जब हम सांस ले रहे होते हैं हमें कुछ पता नहीं चल रहा क्योंकि इनवॉलंटरी है, खुद ब खुद हो रहा होता है. बट कुछ ऐसे कंडीशंस भी हैं जब हमें वॉलंटरी कंट्रोल की जरूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी यहां पे आपको लेक्चर दे रहा हूं एंड आई एम ब्रीथिंग, बट मुझे फील नहीं हो रहा. लेकिन अगर मैं कोई वेट लिफ्ट करूंगा, जब वेट लिफ्ट करूंगा, सो आई हैव टू डू सम फोर्सफुल ब्रीथिंग. मुझे फोर्सफुल ब्रीथिंग करनी होगी. और इसी दौरान अगर मैं अपनी मर्जी से सांस लूं, सो आई एम इनहेलिंग. इनहेलिंग में आपको नजर आ रहा है कि जो मेरे गर्दन के जो मसल्स हैं वो पुल हुए हैं, वो अपवर्ड आए हैं. और अभी तक मैंने इनहेलेशन नहीं की. आई एम कॉन्टिन्यूअसली एक्सहेलिंग. सो इट मींस कि ये कॉन्टिन्यूअसली जुमला जो मैं बोल रहा हूं, इसमें एक्चुअली अपनी मर्जी से मैं एक्सपायरेशन कर रहा हूं. सो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? वॉलंटरी कंट्रोल. सो वी कैन से दैट इन वॉलंटरी कंट्रोल व्हाट कम्स? इन वॉलंटरी कंट्रोल वी गेट forceful breathing,
फोर्सफुल ब्रीथिंग, आप जोर से सांस लेते हैं जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, या आप किसी वेट को लिफ्ट कर रहे हैं, सो आपको अपनी गर्दन की मसल्स साथ में चेस्ट की मसल्स को खुद अपनी मर्जी से पुल अपवर्ड करना होता है, जिसकी वजह से एयर जो है वो बहुत डीप जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फोर्सफुल ब्रीथिंग। नाउ डियर स्टूडेंट्स, उसके साथ साथ इसकी एग्जांपल में मजीद आपके पास क्या आता है, सिंगिंग। जब कोई इंसान गा रहा होता है सो वो एक्चुअली एक्सपायर कर रहा है। जब हम बोल रहे होते हैं उस टाइम हम एक्सपायर कर रहे होते हैं। सो मुख्तलिफ गुलकार आपने देखे होंगे वो काफी लंबा नोट ले जाते हैं, ठीक है। सो सिंगिंग के दौरान या इसी तरह स्पीकिंग, जैसे मैं अभी आपसे मुखातिब हूं, सो जब भी मैं बोल रहा हूं सो एक्चुअली मैं अपनी सांस को खुद अपनी मर्जी से रोक रहा हूं, इनहेलेशन नहीं कर रहा, और एक्सहेलेशन कॉन्टिन्यूसली आवाज की सूरत में आपको आ रही है। उसके साथ साथ स्नीजिंग, छींकना हुआ, उसके साथ साथ कफिंग, ये वो एक्शंस हैं जो कि हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई कफ नाउ, अगर मैं अभी कफ करता हूं अपनी मर्जी से करता हूं, सो नाउ आई एम एक्सपायरिंग with my own will, so that will come under the voluntary control. The next one is involuntary control, कि ब्रेन जो है वो कॉन्टिन्यूसली दिन के 24 घंटे हर लहजा हर सेकंड हमारी ब्रीथिंग को कॉन्टिन्यूस रखता है, एंड वी डू नॉट फील, अगर आप बिल्कुल रेस्ट में हैं, यू वुड नॉट फील कि आप सांस ले रहे हैं और इनहेल कर रहे हैं और उसके साथ साथ एक्सहेल कर रहे हैं। सो इसका मतलब कि इनवॉलेंट्री कंट्रोल आपके पास क्या है, दैट इज फुली ऑटोमेटिक। नाउ इनवॉलेंट्री कंट्रोल हो चाहे वॉलेंट्री कंट्रोल हो, दोबारा मैं आपको कह रहा हूं दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय व्हाट, बाय द ब्रेन। सो क्वेश्चन ये आता है कि ब्रेन जो है उसके हमारे पास 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। वन इज कॉल्ड एज द फोर ब्रेन, सेकंड वन इज कॉल्ड एज द हाइंड ब्रेन, एंड बिटवीन द फोर एंड द हाइंड ब्रेन देयर इज द मिड ब्रेन। सो डियर स्टूडेंट्स, याद ये रखना है कि चाहे वॉलेंट्री कंट्रोल है चाहे इनवॉलेंट्री कंट्रोल है, दीज बोथ आर कंट्रोल्ड बाय व्हाट, दे आर कंट्रोल्ड बाय द medulla oblongata, and medulla oblongata is actually the part of hind brain. So जो brain है और spinal cord जो है उसको connect कौन कर रहा होता है, that is controlled by what, by the medulla oblongata. Now dear students, जो medulla oblongata है, अगर इसके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, सो इसके स्ट्रक्चर के 3 मेन कंपोनेंट्स आते हैं। The first component is called as what? The first component is called as the ventral portion of the medulla oblongata. The second one is the dorsal portion of medulla oblongata, and the third one is lateral portion of the medulla oblongata. Now you have to remember that ventral portion of medulla oblongata is actually what? That is actually the inspiration center. However, जबकि जो dorsal और lateral हैं, they are actually what? They are actually the exhalation centers. So the inspiration center is what? That is the ventral portion of medulla oblongata. However, the expiration center is the dorsal and lateral portion of medulla oblongata, which is the part of hindbrain, and medulla oblongata connects the spinal cord with the brain. Now dear students, जब वेंट्रल पोर्शन इंस्पायरेशन कर रहा है और डॉर्सल और लैटरल एक्सपायरेशन कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये हुआ कि जब इंस्पायरेशन होगी उस वक्त एक्सपायरेशन नहीं होगी, और जब रिमूवल ऑफ एयर होगी, गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, उसी दौरान साइमल्टेनियसली टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगा। सो एमसीक्यू के लिहाज से आपको याद ये रखना है कि जो वेंट्रल पोर्शन है मेडुला ऑब्लांगेटा, जिसको हम इंस्पायरेशन सेंटर बोलते हैं, इट एक्चुअली डज व्हाट? इट एक्चुअली इनहिबिट्स
एक्सपायरेशन। However, likewise बिल्कुल इसी तरह जो डॉर्सल और लैटरल पोर्शन है मेडुला ऑब्लांगेटा का, they will inhibit inhalation. So, इन दो पॉइंट्स को जो कि स्टार के साथ मेंशन हुए हैं, आपको याद ये रखना है कि गो के वेंट्रल पोर्शन इंस्पायरेटरी सेंटर है बट इट इनहिबिट्स द एक्सपायरेशन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आपके जहन में आएगा कि जो ब्रेन है वो प्रॉक्सिमल पार्ट में मौजूद है और जो लंग्स हैं वो हमारी थोरैसिक कैविटी में मौजूद है। सो हाउ द ब्रेन इज कंट्रोलिंग द ब्रीथिंग? सो डेफिनेटली आंसर इसका क्या होगा कि मेडुला ऑब्लांगेटा जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो थोरैसिक कैविटी के अंदर मौजूद है उसके साथ कम्युनिकेट करेगा थ्रू नर्व्स। थ्रू व्हाट? थ्रू नर्व्स। सो वी कैन से दैट this medulla oblongata actually does what? It actually communicates with what? With two parts. Number one, intercostal muscles, जिसको मैं abbreviate कर रहा हूं with ICM, और इस ICM को यहां पे हम लिख सकते हैं that ICM stands for intercostal muscles. नाउ आपके जहन में आएगा कि इंटरकोस्टल मसल्स क्या है। एक्चुअली जो लंग्स हैं दे आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब्स, 12 पेयर ऑफ रिब्स जिनको हम पसलियां बोलते हैं, पश्तो में पुख्तई बोलते हैं। सो पुख्तई के बीच में, रिब्स के बीच में आपके पास मसल्स होती हैं, उन मसल्स को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज व्हाट? दे आर कॉल्ड एज इंटरकोस्टल मसल्स। और उसके साथ साथ मेडुला ऑब्लांगेटा कम्युनिकेट करता है विद व्हाट? विद द डायाफ्राम। विद द डायाफ्राम। नाउ इनके साथ कम्युनिकेशन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के जरिए जब मैसेज देगा इंटरकोस्टल मसल्स को और डायफ्राम को, सो दे विल कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी वजह से जो एयर एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में मौजूद है, इट विल रश इनटू द लंग्स। और जब ये दोनों इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम रिलैक्स करेंगे, सो व्हाट विल हैपन? द लंग्स विल एक्सपायर। जो लंग्स में एयर मौजूद है वो बाहर की तरफ निकलेगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हम एक दूसरे एमसीक्यू की तरफ जाते हैं कि इंटरकोस्टल मसल्स के साथ मेडुला ऑब्लांगेटा जो है वो कनेक्टेड तो होता है, बट द क्वेश्चन इज हाउ दे आर कनेक्टेड। सो दे आर एक्चुअली कनेक्टेड बाय नर्व्स। दे आर एक्चुअली कनेक्टेड बाय नर्व्स। सो मेडुला ऑब्लांगेटा कि चाहे वेंट्रल हो, डॉर्सल, लैटरल साइड्स, वो डायफ्राम के साथ कम्युनिकेट करती हैं थ्रू what? Through phrenic nerve। और उसके साथ साथ इंटरकोस्टल मसल्स के साथ जो कम्युनिकेशन होती है जिस नर्व के जरिए, उसको हम बोलते हैं intercostal nerve। That is actually called as what? Intercostal nerves। So यहां पे हमारे पास हमारे टॉपिक का पहला पोर्शन कंप्लीट होता है कि ब्रेन जो है वो ब्रीथिंग को कंट्रोल कर रहा है। किसकी वजह से? मेडुला ऑब्लांगेटा की वजह से। मेडुला ऑब्लांगेटा का कौन सा पोर्शन इंस्पायरेशन को कंट्रोल कर रहा है और कौन सा पोर्शन एक्सपायरेशन को कंट्रोल कर रहा है? और मेडुला ऑब्लांगेटा कनेक्शन जो है डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स के साथ कैसे करते हैं? दैट इज डन बाय द नर्व्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, दूसरे हिस्से में हम इसमें जाएंगे कि ये तमाम चीजें कैसे काम करती हैं और कैसे एयर लंग्स में इन होती है और एयर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लंग्स से बाहर आउट होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे जो आपको डायग्राम नजर आ रही है इसमें हम सिर्फ मेंशन कर रहे हैं, ये एक्चुअली आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ पार्ट्स हैं जिसमें ये जो सारे का सारा पोर्शन है
दैट इज एक्चुअली व्हाट, लंग्स. लंग्स से निकल क्या रही है, हमारे पास ट्यूब्स हैं, दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज व्हाट, ब्रोंकाई. या इसको हम बिल्कुल टॉप से लें तो ये कहेंगे दैट दिस पोर्शन इज व्हाट, दैट इज द ट्रेकिया. ट्रेकिया डिवाइड होता है इनटू टू ब्रोंकाई. दोनों ब्रोंकाई जो है वो लंग्स में एंटर होते हैं. नाउ जो ब्रोंकाई है, देन इट ब्रांचेस इनटू द ब्रोंकियोल्स, जिसकी डिटेल हम पढ़ चुके हैं. और ये ब्रोंकियोल्स जो हैं, दे आर कनेक्टेड विद एयर सैक्स, एंड दैट एयर सैक्स आर एक्चुअली कॉल्ड एज व्हाट, दे आर कॉल्ड एज अल्वेलाई, जहां पे ओरिजिनल गैसियस एक्सचेंज होती है. मतलब जो एयर आप इनहेल करेंगे वो ऑक्सीजन अल्वेलाई को क्रॉस करके, कैपिलरी वॉल को क्रॉस करके ब्लड में जाएगी, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड इसी तरीके से इन दोनों वॉल्स को क्रॉस करके वापस ब्रोंकियोल से ब्रोंकाई, ट्रेकिया, देन ट्रेकिया से ऊपर आपके पास लैरिंक्स, फेरिंक्स और नोज के जरिए एक्सपायरेशन होगी. नाउ स्टूडेंट्स, जब हम ब्रीथिंग की बात कर रहे हैं, सो ब्रीथिंग को समझने के लिए हमें कुछ प्रेशर्स की भी जरूरत है. सो इस पोर्शन में हम थोड़ा सा लंग्स के स्ट्रक्चर और उसके साथ साथ प्रेशर्स पे भी बात करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो सारे के सारा आपको पोर्शन नजर आ रहा है जो कि ब्लू लाइन से एक मार्जिन है, दैट इज एक्चुअली व्हाट, दैट इज द लंग. लेकिन इस लंग के बाहर आपको एक ब्लैक लाइन मिल रही है, दैट इज एक्चुअली द मेम्ब्रेन. सो इस मेम्ब्रेन को हम डिनोट कर देते हैं विद 1. नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन की बाहर एक्सटर्नल साइड पे यहां पे कैविटी मौजूद है, एंड दैट कैविटी कैन बी डिनोटेड एज व्हाट, दैट कैविटी कैन बी डिनोटेड एज 2. आउटसाइड दिस कैविटी वी हैव अ थर्ड लेयर. कैविटी के बाहर एक तीसरी लेयर आ रही है, और इस तीसरी लेयर को हम नाम देंगे क्या, 3. सो इसको लेबल करते हैं. जो फर्स्ट आपके पास लेबल हुआ है 1, जो कि लंग्स को कवर कर रहा है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज विसरल प्लेउरा. द सेकेंड पार्ट जो कि कैविटी मैंने बताई, द सेकेंड पार्ट इज द प्लेउरल कैविटी. अब आपके जहन में आ रहा होगा कि इंसान के अंदर कुछ खाली जगह मौजूद है, कैविटी है, बट ऐसा नहीं है. होता यह है कि लंग्स के बाहर जो मेम्ब्रेन मौजूद है, उसके बाद जो ये कैविटी है, और आखिर में जो ये थर्ड मेम्ब्रेन है जिसको हम बोलते हैं पैराइटल प्लेउरा. सो दिस मेम्ब्रेन एंड दिस मेम्ब्रेन, दे आर इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन उनके बीच में क्या मौजूद है, प्लेउरल कैविटी मौजूद है. अब ये प्लेउरल कैविटी इतनी ज्यादा नहीं है, हम कह सकते हैं कि दोनों मेम्ब्रेन्स एक दूसरे के साथ ज्वाइंटेड हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा गैप मौजूद है, बट दे बिहेव लाइक अ सिंगल मेम्ब्रेन, बट देयर इज व्हाट, अ डिफरेंस. सो यहां पे हम थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देख रहे हैं, और ये जो एम्प्टी एरिया है, दिस इज एक्चुअली फिल्ड बाय व्हाट, दिस इज एक्चुअली फिल्ड बाय, जैसे ये फिल्ड एरिया है, इसको हम शो करेंगे विद व्हाट, दैट इज फिल्ड बाय प्लेउरल फ्लूइड. क्यों? क्योंकि जो लंग्स हैं, दे एक्सपैंड एज वेल एज दे रिलैक्स, ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं. सो दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में फ्रिक्शन आएगी, क्योंकि मैंने आपको कहा कि दोनों मेम्ब्रेन्स जुड़ी हैं, बट इनके बीच में एक बहुत माइन्यूट सी एम्प्टी एरिया मौजूद है जो कि फील नहीं होता बट एक्चुअली एग्जिस्ट करता है. सो ये प्लूरल फ्लूइड क्या करेगा, ये एक्चुअली जब लंग्स एक्सपैंड होंगे और उसके साथ साथ जब वो रिलैक्स होंगे, बंद होंगे, सो फ्रिक्शन आएगी. इस फ्रिक्शन को रिड्यूस कौन करेगा, दैट फ्रिक्शन विल बी रिड्यूस्ड बाय द प्लूरल फ्लूइड्स. सो डियर स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास पैराइटल प्लूरा है जिसको 3 है, इससे बाहर आपके पास क्या मौजूद है, यहां पे आपको कुछ ब्लू कलर की रिंग्स नजर आ रही हैं और उन रिंग्स के बीच में रेड लाइंस हैं. सो एक्चुअली ये जो रिंग्स हैं आपके पास, व्हाट आर दे, दीज रिंग्स आर एक्चुअली शोइंग यू व्हाट, दे आर शोइंग यू द रिब्स, जिनको पसलियां पुख्तई बोलते हैं. और रिब्स के बीच में वी हैव व्हाट, दिस मसल, एंड दैट इज व्हाट, विच मसल,
दैट इज द इंटरकोस्टल मसल, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं विद ICM, I फॉर इंटर, C फॉर कोस्टल, M फॉर मसल्स. सो डियर स्टूडेंट्स, यहां तक अगर क्लियर हो जाता है तो इसके बाद हम प्रेशर की बात करेंगे. दिस इज ए ह्यूमन लंग. ह्यूमन लंग से बाहर जो बिल्कुल एनवायरमेंट में हम जाते हैं, सो वी हैव व्हाट, वी हैव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैं डिनोट करता हूं विद व्हाट, विद C. सो यहां पे हम लिख लेते हैं दैट व्हाट इज C. C इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. क्लियर? नाउ उसके बाद हमारे पास एक दूसरा प्रेशर भी मौजूद है, दैट इज इनसाइड द लंग्स. इनसाइड द लंग्स. वाई के क्वेश्चन पे बाद में आएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर भी आपके पास एक प्रेशर मौजूद होगा इनसाइड द लंग्स, which is denoted by A. So what is A? That is the pressure inside the lung, and what we will call it? We will call it intrapulmonary pressure. That is what? Intrapulmonary pressure, जिसको आप डिनोट कर सकते हैं with people, P-P-U-L, और उसके साथ साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द C. नाउ यू आर वेल अवेयर कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने डिनोट किया विद C इनसाइड द लंग्स, जिसको हम इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बोल रहे हैं, एंड यू कैन डिनोट इट विद पीपल. उसके साथ साथ जो प्लूरल कैविटी है वहां पे भी प्रेशर मौजूद है, और उस प्रेशर को हम डिनोट करते हैं विद B. सो जो B है, दैट प्रेशर इज एक्चुअली कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज इंट्राप्लूरल pressure. That is actually called as what? Intrapleural pressure. Now dear students, अब ह्यूमन बॉडी के अंदर थोरैसिक में जो प्रेशर्स हैं उसको हम कंपेयर करेंगे विद द एक्सटर्नल प्रेशर्स, क्योंकि कंपैरिजन, वी आर सर्वाइविंग इन व्हाट, वी आर सर्वाइविंग इन एन ओशन ऑफ गैसेस, सो ऑब्वियसली उनका प्रेशर आएगा. सो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जिसको C से डिनोट किया है, यू वुड बेटर नो कि ये प्रेशर कितना है. That is 760 mmHg, which means that is equal to 1 atmospheric pressure. उसके साथ साथ जो people है, that is intrapulmonary pressure, which is inside the lung, that is also equal to 760 mmHg. That mmHg is actually the unit of the pressure. Nowadays students, जो B है, जो pleural cavity में प्रेशर जो मौजूद है, जिसको हम इंट्राप्लूरल प्रेशर बोलते हैं, दैट इज एक्चुअली व्हाट, इक्वल्स टू 756 mmHg. नाउ डियर स्टूडेंट्स, दोबारा से वी ह्यूमंस आर लिविंग इन द ओशन ऑफ गैसेस, सो डेफिनेटली हम अपने इंटरनल प्रेशर को कंपेयर करेंगे विद द एक्सटर्नल वन. सो पीपल को अगर आप कंपेयर करते हो विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो देयर इज नो डिफरेंस. सो हम ये कह सकते हैं कि people is equal to what, 0 mmHg according to the external environment, because there is no difference between external pressure and intrapulmonary pressure. But अगर आप यहां पर प्रेशर को देखते हैं, which is what, which is the intrapleural pressure, जिसको आप डिनोट कर सकते हैं with IPP, that is 756. इसका मतलब कि अगर हम इसको कंपेयर करेंगे with the external pressure, so that will be equal to -4 mmHg, and that -4 is actually denoting you what? That -4 is actually denoting you the negative pressure. Now dear students, अब यहां तक आपको प्रेशर का कॉन्सेप्ट आ गया, प्लूरल मेम्ब्रेन्स की कॉन्सेप्ट आ गई है. नाउ अब हम ब्रेन के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, जिसका एक स्केच जो है मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बता भी दूंगा. नाउ व्हाट हैपेंस के फॉर एग्जांपल यहां पे मैं थोड़ी सी छोटी सी डायग्राम के जरिए शो कर रहे हैं दैट पोर्शन कि मेडुला ओब्लांगेटा है, दैट इज मेडुला ओब्लांगेटा व्हिच इज कनेक्टिंग विद व्हाट, विद स्पाइनल कॉर्ड, जिसको sp.ch से मैं शो कर रहा हूं. इन स्पाइनल कॉर्ड से आपके पास क्या होगा, जो न्यूरॉन्स हैं, जो नर्व्स हैं,
कौन सी, इंटरकोस्टल नर्व्स एज वेल एज फ्रेनिक नर्व. सो ये जो नर्व्स हैं ये यहां से शुरू होके आएंगी एंड दे विल गेट अटैच्ड टू which part? That is actually the diaphragm. So ये जो nerve connect हो रही है, that nerve is called as what? That is called as phrenic nerve. Now इसी तरह जो दूसरी intercostal nerve है, intercostal nerve वो actually communicate करेगी with what? With intercostal muscles through intercostal nerve. So जैसे ही ब्रेन से मेडुला ऑब्लांगेटा के वेंट्रल पोर्शन से इंस्पायरेशन के लिए मैसेज जाएगा through the intercostal nerve to the intercostal muscles and from the phrenic nerve to the diaphragm. So intercostal muscles or diaphragm, they are actually muscles. They are actually what? They are actually the muscles. और इन नर्व्स में जो मैसेज फ्लो कर रहा है उसको हम नर्व इंपल्स बोलते हैं. सो जैसे ही ब्रेन से नर्व इंपल्स जनरेट होगा वो आएगा इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम की तरफ. सो दे बोथ विल कॉन्ट्रैक्ट. सो कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में होगा क्या कि अगर यहां पे हम इसको थोड़ी दूसरी लाइन से डिनोट कर देते हैं कि जो डायफ्राम है उसको हम डिनोट कर रहे हैं विद व्हाट? विद ब्लू लाइन. नाउ जैसे डायफ्राम को मैसेज जाएगा डायफ्राम विल कॉन्ट्रैक्ट. जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा सो इट विल मूव इनवर्ड. जब इनवर्ड मूव करेगा सो दिस डायफ्राम will get down. It will get down. जब down होगा then what will happen कि यहां पर जो आपके पास इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है ऑटोमेटिकली यहां पे प्रेशर में चेंजेस आएंगी. क्योंकि जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा वो नीचे की तरफ अंदर की तरफ पुल करेगा. सो यहां पर स्पेस ज्यादा होगा. यहां पे क्या होगा? देयर विल बी इंक्रीज्ड वॉल्यूम. There will be what? Increased volume. Now, Boyle's law के जरिए आपको पता है कि pressure is inversely proportional to volume. यहां पर जब volume बढ़ेगा क्योंकि message आया to the diaphragm will contract, it will move downward, inward, जिसकी वजह से जो pleural cavity है वो बढ़ेगी. जब volume बढ़ेगा तो automatically यहां पर pressure क्या होगा? It will get down. उसके साथ साथ जो लंग्स हैं, लंग्स ऑल्सो दे आर इलास्टिक. दे आर व्हाट? इलास्टिक. सो इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी सिंपल ये है कि अगर हम किसी भी एक चीज को स्ट्रेच करते हैं और वो वापस अपनी पोजीशन पे आता है, सो इसको मतलब वो स्ट्रेच को बर्दाश्त कर रहा है, वापस अपनी पोजीशन पे आ रहा है. दिस इज व्हाट? इलास्टिसिटी. सो जो लंग्स हैं उनमें इलास्टिसिटी मौजूद है जिसकी वजह से दे विल मूव व्हाट? दे कैन मूव इनवर्ड. ये क्या कर सकते हैं? जब इनवर्ड मूव करेंगे सो यहां पर ऑटोमेटिकली दोबारा से क्या होगा? यहां पर ऑटोमेटिकली जो कैविटी है वो मजीद बढ़ेगी जिसकी वजह से इंक्रीज होगा किसमें? वॉल्यूम में. एंड वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? प्रेशर. सो ऑटोमेटिकली दोबारा से प्रेशर बहुत ज्यादा कम होगा. कहां पर? इन दिस एरिया, दैट इज व्हाट? प्लूरल कैविटी. सो ये एक पार्ट हुआ डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन का. जैसे ही मैसेज जो है वो पहुंचेगा टू द इंटरकोस्टल मसल्स, सो इस कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में होगा क्या कि फुल जो आपके पास रिब्स है जो कि कनेक्टेड है विद दिस बोन, यहां पे जो बोन है दैट इज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज द स्टर्नम. सो स्टर्नम जब तमाम रिब्स की इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी, द रिब केज विल मूव अपवर्ड. सो रिब केज जैसे ही अपवर्ड मूव करेगा then again what will happen? There will also an increase in the volume and volume is inversely proportional to pressure. So dear students, इन वैल्यूज से और जो फिनोमेना मैंने अभी आपको बताया कि डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वॉल्यूम ज्यादा होगा प्लूरल कैविटी का
इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सो थोरैसिक कैविटी जो है वो बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि रिब केज जो है स्टर्नम के साथ फुल ऊपर जाएगा, सो स्पेस आपके पास क्रिएट होगा। प्लूरल कैविटी में प्रेशर जो है वो और मजीद नेगेटिव होता जाएगा। एंड एज यू नो कि जो गैसेस हैं वो डिफ्यूज होती हैं फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब जितना गैसेस की प्रेशर में डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी उन गैसेस की स्पीड क्या होगी? वो ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल हम ये कंसिडर करें कि इस्लामाबाद में एयर प्रेशर ज्यादा है, पेशावर में एयर प्रेशर लो है, सो व्हाट विल हैपन? इस्लामाबाद से हवाएं पेशावर की तरफ आना शुरू होंगी। अब जितना प्रेशर डिफरेंस ग्रेडियंट ज्यादा होगा उतनी तेजी से हवाएं आएंगी। सो यहां पर इस एक्टिविटी की वजह से जब आपके पास इनसाइड वॉल्यूम बढ़ा, किसकी वजह से? ब्रेन की वजह से मैसेजेस आए, वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 760, automatically the air will rush into your nose, it will cross the pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, and ultimately it will reach the lungs and the lungs will expand. lungs इसकी वजह से क्या करेंगे? एक्सपैंड करेंगे। सो जब लंग्स एक्सपैंड करेंगे तो लंग्स में प्रेशर क्या होगा? इट विल ऑल्सो बिल्ड अप। और उसके साथ साथ दिस वॉज ऑल अबाउट इंस्पायरेशन। देन व्हाट विल हैपन इन एक्सपायरेशन? एक्सपायरेशन में जो मैसेजेस हैं जो कि फ्रेनिक नर्व के जरिए और इंटरकोस्टल नर्व के जरिए डायफ्राम को और इंटरकोस्टल मसल्स को आ रहे हैं, दे विल गेट स्टॉप। क्यों? उसकी वजह यह है कि जब हम सांस लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप डीप सांस लेते हैं, आपकी छाती उठ जाती है, आपकी गर्दन पे जोर पड़ता है, बट हमें नॉर्मली फील नहीं होता बिकॉज वी आर यूज्ड टू इट। सो यहां पर जब प्रेशर एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है सो मैसेज थ्रू नर्व जाता है टू द ब्रेन और वहां पर एक्टिव हो जाता है मेडुला ऑब्लांगेटा की डॉर्सल और लैटरल साइड, जिसकी वजह से एक्सपायरेशन सेंटर ऑन और वो इंस्पायरेशन को स्टॉप करेगा। स्टॉपेज के नतीजे में ये जो सिग्नल्स हैं ये जाना बंद हो जाएंगे। सो जब मसल्स को नर्व इंपल्स जाना बंद होगा वो दोबारा से ऑटोमेटिकली विदाउट एनी यूज ऑफ एनर्जी इट विल रिलैक्स। सो जैसे ही ये इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करेंगे, thoracic cavity, the chest, the rib cage will move downward. So जब एक्सपायरेशन में ये मूव डाउनवर्ड होगा, रिब केज डाउनवर्ड मूव करेगा, तो इसकी वजह से व्हाट विल हैपन? वॉल्यूम कम होगा, तो इसका मतलब प्रेशर ज्यादा होगा। जब इनसाइड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि डायफ्राम को भी सिग्नल्स बंद हो गए हैं, सो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, इट विल ऑल्सो मूव व्हाट आउटवर्ड, जिसकी वजह से वॉल्यूम कम होगा, इनसाइड प्रेशर ज्यादा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर कम है, ऑटोमेटिकली विदाउट योर विल द कार्बन डाइऑक्साइड और द गैस विल मूव आउट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम का तमाम कॉन्सेप्ट था कि कैसे ब्रेन ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। थर्ड पार्ट में हम सिर्फ एक स्केच बनाते हैं जो अभी हमने यहां पे डिटेल्स में बात की। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे आप स्केच याद रख सकते हैं और पीछे जो है जो हमने बात की प्रेशर्स की, कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने के लिए कि कैसे एयर्स मूव करती हैं, कैसे प्लूरल कैविटी कम या ज्यादा होती है। आई होप जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट टॉपिक में आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।